सब तक में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री में आज हम लोग बात कर रहे हैं एथेनॉल की। एथेनॉल एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है और एथेनॉल के वेरियस यूज हैं, बहुत ज़्यादा यूज हैं, जिसके कारण एथेनॉल बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो जाता है। एथेनॉल के जो यूजेज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, हम लोग ड्रिंक के रूप में, नशे के रूप में जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का उपयोग करते हैं वह ऑर्गेनिक कंपाउंड एथेनॉल ही होता है। तो एथेनॉल को ड्रिंक के रूप में ऑल ओवर वर्ल्ड यूज तो किया ही जाता है। दूसरी तरफ जो औषधियां हैं, दवाएं हैं, उनके निर्माण में बहुत ज़्यादा एथेनॉल का उपयोग होता है। तो एक तरफ ये ड्रिंक के रूप में यूज होता है तो दूसरी तरफ औषधियों के निर्माण में भी इथेनॉल का यूज होता है। और कुछ देश हैं जहां पर फ्यूल में भी एथेनॉल मिलाया जाता है। फ्यूल में एथेनॉल मिलाया जाता है मतलब पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। इस तरह का जो फ्यूल होता है उसे क्लीन फ्यूल बोलते हैं, स्वच्छ ईंधन भी बोला जाता है। आजकल हम लोग देखते हैं हैंड सैनिटाइजर जो हम लोग यूज करते हैं, हैंड सैनिटाइजर में एथेनॉल भी एज ए कंपाउंड मिला होता है, एक कंपोनेंट के रूप में एथेनॉल भी उपस्थित रहता है। हमारे घरों में जो नेल पेंट लगाया जाता है उस नेल पेंट में भी एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल के बहुत ज़्यादा यूज हैं, जिसके कारण एथेनॉल अपने ग्रुप का, अपने फैमिली का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है। तो एथेनॉल की बात जब करते हैं तो एथेनॉल एल्कोहल फैमिली का मेंबर है। एथेनॉल एल्कोहल फैमिली का मेंबर है, एल्कोहल फैमिली का मेंबर है बेटा एथेनॉल। इसका जो जनरल केमिकल फार्मूला होता है, सामान्य रासायनिक समीकरण जो होता है एल्कोहल फैमिली का, सामान्य रासायनिक समीकरण जो इस फैमिली का होता है, सामान्य रासायनिक सूत्र जो जनरल केमिकल फार्मूला होता है इस फैमिली का, वो होता है CnH2n+2O। ये सामान्य रासायनिक सूत्र होता है एल्कोहल फैमिली का। तो एल्कोहल फैमिली का जो दूसरा कंपाउंड होता है, दूसरा यौगिक होता है, उसी दूसरे यौगिक को हम लोग एथेनॉल बोलते हैं। पहला जो यौगिक जो होता है वो मेथनॉल होता है, दूसरा यौगिक जो होता है उसे एथेनॉल बोला जाता है। तो एल्कोहल फैमिली के दूसरे यौगिक के लिए हम N=2 लिखते हैं। तो N=2 लिखते हैं अगर इसके एल्कोहल के सामान्य रासायनिक सूत्र में, तो हमें एथेनॉल का सामान्य रासायनिक सूत्र मिल जाता है। तो एथेनॉल का जो सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H6O। N को 2 से रिप्लेस कर दें तो एल्कोहल के सामान्य सूत्र में अगर हम N को 2 से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, जब हमें जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है, कार्बनिक पदार्थ एथेनॉल होता है, जिसका सामान्य रासायनिक सूत्र हो जाता है C2H6O। अब इसे हम लोग 2 तरह से लिख सकते हैं। इसे C2H5OH जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो इसका एथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसे हम C2H5OH या CH2OH के रूप में भी लिखते हैं। तो एथेनॉल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो आणविक सूत्र होता है, जो इसका आणविक सूत्र होता है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, उसे लिखा जाता है C2H5OH या CH3CH2OH के रूप में। अब एथेनॉल के स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात अगर हम लोग करें, एथेनॉल के स्ट्रक्चरल फार्मूले की बात अगर हम लोग कर लें, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो हम लोग बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब इसका संरचना सूत्र, संरचना सूत्र, संरचना सूत्र। तो एथेनॉल की अगर बात की जाए, एथेनॉल
एथेनॉल। एथेनॉल की अगर आप ध्यान से बात करो, अगर एथेनॉल को आप ध्यान से पढ़ो तो एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल यही ना है, एथेन प्लस ऑल। अगर हम एथेनॉल को ध्यान से पढ़ें तो एथेनॉल है एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल है एथेन प्लस ऑल, यही ना बेटा एथेनॉल है। एथेन 2 कार्बन की चेन होती है, क्योंकि एन लगा हुआ है तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यही ना। तो एथेन 2 कार्बन की चेन जिसमें सिंगल बॉन्ड है, और ऑल का मतलब फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है OH। OH अगर कहीं पर क्रियात्मक समूह आता है तो उसे हम केमिस्ट्री में ऑल बोलते हैं, एल्कोहल समूह को रिप्रेजेंट करता है। यह क्रियात्मक समूह या फंक्शनल समूह जो होता है या फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के रूप में इन दोनों को एक साथ कर दें तो इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमको मिलेगा तो वो 2 कार्बन की चेन जो है सेचुरेटेड चेन, संतृप्त 2 कार्बन की चेन है। इस कार्बन से एक बॉन्ड फ्री होगा, उस फ्री बॉन्ड से आके OH ऐड हो जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा। तो ये जो होगा इसी को बोलेंगे आप एथेनॉल। यही जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला किसका होगा? एथेनॉल का। इसी को आप एथेनॉल बोलेंगे। अब यहां पर हाइड्रोजन कंप्लीट करें तो यहां पर एक वैलेंसी कार्बन की एक बॉन्ड से कंप्लीट थी, बाकी 3 वैलेंसी 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने से कंप्लीट होगी। यहां पर इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये जो फार्मूला हो गया ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया एथेनॉल का। ठीक है। अब एक चीज यहीं पर याद रखो बेटा कि एल्कोहल फैमिली में केवल एथेनॉल है जिससे ड्रिंक के रूप में यूज किया जा सकता है। बाकी दूसरे जो यौगिक हैं उन्हें ड्रिंक के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। अगर आपसे कहा जाए, हमने कहा कि एथेनॉल है भाई ड्रिंक के रूप में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, नशा वाली क्लास है इसमें, है ना, तो नशे के रूप में ज्यादा हम यूज करते हैं एथेनॉल को। एथेनॉल के अलावा भी इस फैमिली के मेंबर हैं। अगर आप मेथनॉल को यूज करेंगे, एथेनॉल तो सेहत के लिए लाभदायक भी होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इसका सेवन करते हैं तब ये सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। लेकिन मेथनॉल इस फैमिली का मेंबर है, अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, वो पॉइजनस होता है, वो जहरीला होता है, उसका यूज करने से आदमी मर जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा। तो एथेनॉल के साथ कभी कभी मेथनॉल मिलाया जाता है, क्यों? उसको पॉइजनस बनाने के लिए, उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो एथेनॉल तो ड्रिंक के रूप में यूज होता है, लेकिन अगर हम बात कर लें मेथनॉल की तो मेथनॉल को हम ड्रिंक के रूप में नहीं यूज करते हैं। मतलब एल्कोहल फैमिली के और जो मेंबर होते हैं उसे एज ए ड्रिंक यूज नहीं किया जाता। जैसे मेथनॉल है, मेथेनॉल का जो फार्मूला होता है 2 कार्बन के साथ अगर OH है तो एथेनॉल है, 1 कार्बन के साथ OH अगर रहेगा तो उसे आप मेथेनॉल बोलेंगे। और यहां पर हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे? 3, क्योंकि 1 बॉन्ड कंप्लीट है तो 3 टे हाइड्रोजन जुड़ गए होंगे, तो CH3OH। ये फार्मूला हो गया मेथेनॉल का। मेथेनॉल जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, ये जहरीला ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, पॉइजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और इसका अगर आपने सेवन किया तो ये लीवर में जब जाता है, इसका जब आप सेवन करते हैं तो ये लीवर में जब पहुंचता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। लीवर में पहुंचने के बाद ये जो मेथनॉल है, मेथनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, और ये मेथनल में चेंज हो जाता है, एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। तो लीवर में जो आपका ये मेथनॉल था ये मेथेनल में चेंज हो जाता है, ये मेथेनल में चेंज हो जाता है।
तो लीवर में मेथनॉल मेथनल में चेंज हो जाता है। मेथनल क्या करता है? मेथनल लीवर के सरफेस की जो सेल हैं उनसे रैपिड रिएक्शन करता है। ये जो मेथनल होता है, मेथनल HCHO, ये सेल से जो कोशिका होती हैं जो सेल होती हैं लीवर के सरफेस की सेल होती हैं, इनसे तीव्र अभिक्रिया करता है, रैपिड रिएक्शन करता है, से तीव्र अभिक्रिया कर लेता है, रैपिड रिएक्शन कर लेता है। ठीक, और जब ये रैपिड रिएक्शन करता है इससे, तो फिर वो क्रैक हो जाती है। ठीक, उसका स्कंदन कर देता है, वो क्रैक हो जाती है। तो सेल जो होती हैं आपके कोशिका जो होती हैं, वो क्रैक कर जाती हैं, टूट जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं, चटक जाती हैं। जैसे अंडे को गर्म करने पर उसकी सरफेस चटक जाती है, उस तरह से यहां हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई एल्कोहल फैमिली में अगर हम एथेनॉल का यूज करते हैं एज ए ड्रिंक, तो और भी मेंबर हैं, मेथनॉल का भी यूज हम लोग कर सकते हैं, या प्रोपेनॉल का यूज कर सकते हैं, या ब्यूटेनॉल का यूज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, एथेनॉल ही जनरली ड्रिंक के रूप में यूज किया जाता है। बाकी सारे जो कंपाउंड है इस फैमिली के, उनके अलग अलग बिहेवियर होते हैं। जैसे मेथनॉल की बात, मेथनॉल पॉइजनस होता है। मेथनॉल को अगर ड्रिंक के रूप में आप यूज कर लें तो आपकी डेथ भी हो सकती है। होता क्या है कि मेथनॉल जब लीवर में जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, मेथनॉल मेथनल में चेंज हो जाता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो एल्डिहाइड मिला, जो मेथनल मिला, वह मेथनल सेल से, जो सरफेस की सेल हैं, जो कोशिका हैं, उनसे रैपिड रिएक्शन कर लेता है, और रैपिड रिएक्शन कर लेता है, फिर वे क्रैक कर जाती हैं और आदमी की सर्टेन डेथ हो जाती है। तो इस बात को याद रखिएगा। ठीक, और कभी कभी एथेनॉल के मिस यूज को रोकने के लिए भी उसमें मेथनॉल मिला दिया जाता है, जिससे वो पॉइजनस हो जाती है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि मेथनॉल नॉर्मल टेम्परेचर पे जो एथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ये जो हमारा एथेनॉल है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक, कमरे के सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव होता है, लिक्विड होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है, द्रव होता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर अगर है तो ये द्रव के रूप में पाया जाएगा। रूम टेम्परेचर पे ये एज ए लिक्विड पाया जाता है। जो एथेनॉल है हमारा, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो है 156 केल्विन। 156 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका गलनांक है, तो मेथनॉल का जो गलनांक है, मेल्टिंग पॉइंट है, वह मेल्टिंग पॉइंट है 156 केल्विन, 156 केल्विन। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है मेथनॉल का, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका मतलब क्वथनांक, तो बॉइलिंग पॉइंट जो मेथनॉल का है वो है 351 केल्विन। 351 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। अगली जो इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी होती है कि ये जल के साथ किसी भी रेशियो में घुल जाता है। ये जल के साथ किसी भी प्रोपोर्शनल में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है। वाटर के साथ किसी भी प्रोपोर्शनलिटी में ये सॉल्युबल होता है। जल के साथ किसी भी अनुपात में ये घुल जाता है। जल के साथ किसी भी अनुपात में विलेय होता है, किसी भी अनुपात में विलेय होता है। तो जल के साथ ये सॉल्युबल है, जल में ये सॉल्युबल है, किसी भी रेशियो में
जल के साथ किसी भी अनुपात में ये विलय होता है। तो जल में आप किसी भी अनुपात में इसको घोल सकते हो, ये आराम से घुल जाएगा। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी में ये वाटर के साथ सॉल्युबल होता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कि एथेनॉल जो होता है, एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। और एथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात जब हम लोग करेंगे तो एथेनॉल को की प्राप्ति की बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले। तो एथेनॉल का निर्माण हम कैसे करते हैं, जनरली यहां पर एथेनॉल के निर्माण की बात बहुत ज्यादा नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कर रहे हैं एथेनॉल के निर्माण की बात कि एथेनॉल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एथेनॉल का फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं, निर्माण की बात कर लेते हैं, प्रिपरेशन की बात एथेनॉल के कर लेते हैं। तो एथेनॉल के जब निर्माण की बात, प्रिपरेशन की बात करेंगे तो एथेनॉल के निर्माण के लिए हम लोग जो मेथड देखेंगे वो मेथड जनरली लैब मेथड देखेंगे, प्रयोगशाला विधि देखेंगे। तो प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में जो आपको एथेनॉल मिलता है वह एथेनॉल एथिल हैलाइड C2H5X एक्स हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है। और हैलोजन कौन कौन होते हैं, हैलोजन जो होता है उसमें फ्लोरीन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो। तो यहां पर जो हम हैलोजन यूज करने वाले हैं वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, फ्लोरीन नहीं यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, फ्लोरीन जब आपको पढ़ाया गया रहा होगा हैलोजन में तो आपसे बताया गया होगा कि फ्लोरीन की रिएक्शन हर जगह नहीं होती है। ठीक है, तो फ्लोरीन की रिएक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं हर कुछ जगह पे, जिससे ये कुछ पर्टिकुलर जगह पे ही रिएक्शन करती हैं, हर जगह पे हम फ्लोरीन का यूज नहीं करते हैं। तो हैलोजन में जो यूज करने वाले हैं वो क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। तो एथिल हैलाइड जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं। एथिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, लिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं। तो हम लोगों को मिलता है एथेनॉल। एथिल हैलाइड का जब हम लोग जल अपघटन करते हैं, ये एथिल हैलाइड है बेटा, इसे एथिल हैलाइड बोलोगे आप, एथिल हैलाइड। तो एथिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन जब आपने कर दिया तो हमको जो कंपाउंड के रूप में मिला, मेन प्रोडक्ट जो हमारा मिला वह मिला एथेनॉल। तो हमको एथेनॉल मिलेगा, यहां पर एथेनॉल मिलेगा, C2H5OH मिलेगा। ठीक, अब हम लोग इसे रिएक्शन के रूप में पढ़ सकते हैं। तो लैब में क्या होता है कि लैब में जब हम लोग एथेनॉल का निर्माण करते हैं, एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं, तो फिर क्या होता है, आप करते क्या हो, एथिल हैलाइड लेते हो। और एथिल हैलाइड में हैलोजन कौन कौन सी ले रहे हो, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, इसका जल अपघटन करते हो, जिससे मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको एथेनॉल प्राप्त होता है। अब इसको हम रिएक्शन के रूप में देख लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है। जब हम एथिल हैलाइड का मतलब तो समझ गए, एथिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हटाएं। एथिल हैलाइड की हाइड्रोलिसिस का मतलब, इसे हम रिएक्शन फॉर्म में देखते हैं। तो एथिल हैलाइड कोई भी ले लेते हैं, मान लीजिए कि एथिल C2H5 के साथ हम लोग क्लोरीन ले लिए, तो ये क्लोरो एथेन हो गया या एथिल क्लोराइड हो गया, ये क्लोरो एथेन हो गया, एथिल क्लोराइड भी इसको बोल सकते हैं। अब इसके हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, इसे कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश
के साथ उबाल दिया जाए। ये जो क्लोरोएथेन है या एथिल हैलाइड है उसे कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबाल दिया जाए, इसके साथ गर्म कर दिया जाए। गर्म कब तक कर दिया जाए? जब तक ये बॉयल ना करे। तो इसको बॉयल कर दिया जाए किसके साथ? कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के साथ, तो उसी को इसका जल अपघटन कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इससे कास्टिक सोडा NaOH या कास्टिक पोटास KOH के जलीय विलयन का मतलब यहां पर एक्वस सोल्यूशन ले लेंगे। AQ अगर ले रहे हैं तो इसका एक्वस सोल्यूशन हो गया। इसके साथ इसको उबाल दिया जाए, मतलब गर्म कर दिया जा रहा है। डेल्टा का साइन बताता है कि आप गर्म कर रहे हो। तो इसके साथ इसको गर्म कर दिया जाए तो इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, इसका जल अपघटन हो जाएगा। तो जल अपघटन का मतलब क्या? एथिल हैलाइड के जल अपघटन का मतलब क्या? इससे कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसे उबाल दिया जा रहा है, इसे गर्म कर दिया जा रहा है। जब इसे उबाला जाएगा तो देखें, यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दो पार्ट में टूट जाएगी। यहां दो रेडिकल इसके हो जाएंगे, सोडियम रेडिकल और हाइड्रोक्साइड रेडिकल। ठीक है, अब देखें जो एथिल हैलाइड है, एथिल हैलाइड भी दो पार्ट में टूट जाएगी, C2H5Cl, ये भी दो पार्ट में टूट जाएगा क्लोराइड के रूप में, और ये ऐसे। ठीक है, इस तरह से ये टूट जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर जो प्लस वाला सोडियम है, जो मेटल है, ये मेटल आके यहां पर ऐड हो जाएगी। तो ये मेटल जब यहां पर आके ऐड होगी तो हमारे पास जो मिलेगा वो नहीं, यहां पर तो प्लस हो गया ना भाई, ये प्लस हो गया C2H5, तो इसके साथ हमारा नेगेटिव रेडिकल आके ऐड हो जाएगा। तो अगर C2H5 एथिल के साथ अगर OH आप जोड़ देंगे तो ये एथिल अल्कोहल हो गया, OH अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना वो बना C2H5OH, आपका एथेनॉल बन गया। अब दूसरा क्या होगा, ये जो सोडियम मेटल का रेडिकल रिलीज हुआ था वो पॉजिटिव रेडिकल निगेटिव क्लोराइड से के साथ जुड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। तो साइड प्रोडक्ट आपका बना सोडियम क्लोराइड। अगर यही पोटेशियम के साथ रहता तो ये साइड प्रोडक्ट आपका बनता पोटेशियम क्लोराइड। तो इस तरह से आपने रिएक्शन देखा कि लेबोरेटरी में हम किस तरह से एथेनॉल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हमने दोनों लिए, तो किसी को भी आप कर सकते हो। क्या होगा हाइड्रोलिसिस में, आप एथिल हैलाइड को कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास के जलीय विलयन के साथ उबाल देंगे, गर्म कर देंगे। कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH होता है, और कास्टिक पोटास क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है। इसका आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसको उबाल दिया आपने, इसको गर्म कर दिया, फिर क्या हुआ, आपको मिल गया आपका एथेनॉल, और साइड प्रोडक्ट के रूप में आपको साल्ट मिला, सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। अब इसका ब्रोमाइड के साथ भी आप करा सकते थे, कोई भी एक ले सकते थे। जैसे मान लीजिए कि ब्रोमीन के साथ हम हैलाइड बनाए तो C2H5Br, ब्रोमोएथेन इसको बोलेंगे, ब्रोमोएथेन। इसकी रिएक्शन हम कास्टिक पोटास के OH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ इसको गर्म कर दे रहे हैं, कास्टिक पोटास के जलीय विलयन के साथ इसको उबाल दिया जा रहा है, गर्म कर दिया जा रहा है। तो फिर क्या होगा कि ये Br यहां से रिलीज होगी और Br का स्थान कौन लेगा, OH। तो यहां पर जो आपको
मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा C2H5OH, जिसे आप एथेनॉल बोलोगे, और K VR सॉल्ट के रूप में अलग हो जाएगा। तो ये मेन प्रोडक्ट आपका जो बना वो एथेनॉल बना। तो ये तो इसका लेबोरेटरी मेथड था कि प्रयोगशाला में आप एथेनॉल को प्राप्त कैसे करते हो। अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है। हटा बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात अगर हम लोग एथेनॉल के करते हैं, एथेनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, तो एथेनॉल की जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है कि रासायनिक गुण की हम लोग बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, रासायनिक गुण की बात अगर हम कर रहे हैं एथेनॉल की, तो जो इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है कि मेटल के साथ एथेनॉल रिएक्शन कैसे करती है ना। तो एथेनॉल और मेटल की रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे कि एथेनॉल अगर मेटल के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है, जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन कर रही है, पोटेशियम के साथ रिएक्शन कर रही है, तो फिर हमको मिल क्या रहा है। तो एथेनॉल अगर किसी भी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कर रही है तो पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स, धातु के साथ क्रिया। कि धातु के साथ जब एथेनॉल की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, धातु कौन सी लेंगे, रिएक्टिव मेटल लेंगे भाई। रिएक्टिव मेटल लेंगे तो उसमें सोडियम धातु ले सकते हैं या पोटेशियम धातु ले सकते हैं या अन्य कोई रिएक्टिव मेटल आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं मेथनॉल को, एथेनॉल को CH3 CH2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, OH ये आपका एथेनॉल है, एथेनॉल है। इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो एथेनॉल का जो बॉन्ड ब्रेक होगा वो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। इस बात को याद रखिएगा, यहां से बॉन्ड मत ब्रेक करने लगिएगा। ठीक है, मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन अपना प्लस चार्ज लेके बाहर चला जाएगा। अब देखें इस हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जा सकता है, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकती है। और क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 ONA। तो इतना जो जब हाइड्रोजन को छोड़ के जो एथेनॉल का पार्ट बचा था जिसे आपने CH3 CH2O नाम दिया था, इसे एथॉक्साइड बोलते हैं, इसे एथॉक्साइड बोलते हैं क्योंकि ये एथॉक्साइड हो गया इतना पार्ट आपका। अब इसके साथ सोडियम जुड़ गया तो इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम हो गया सोडियम एथॉक्साइड। लेकिन यहां पर अभी कहानी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। जो ये रिप्लेस किया सोडियम ने जिस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन एटम फॉर्म में रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन अभी वेट करेगी एक और हाइड्रोजन के रिलीज होने का। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सारे जो आपके एलिमेंट हैं वो एटमॉस्फेयर में अलग अलग फॉर्म में रहते हैं, कोई एटम फॉर्म में रहता है, कोई मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है। तो हाइड्रोजन जब मॉलिक्यूल फॉर्म में आएगी तभी वो एटमॉस्फेयर में आराम से रह सकती है। तो हाइड्रोजन एटम फॉर्म में तो रहेगी नहीं, हाइड्रोजन अभी वेट करेगी एक और हाइड्रोजन के रिलीज होने का। फिर जब दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे तो दोनों मिलकर मॉलिक्यूल बना देंगे और एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन और रिलीज कब होगी, जब एक एथेनॉल का कंपाउंड और रहेगा। तो दो एथेनॉल के कंपाउंड से दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। फिर दो हाइड्रोजन जब रिलीज हो जाएगी तो ये हाइड्रोजन
मॉलिक्यूल बनाएगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और क्योंकि यहां पर 2 हो गया तो सारी कहानी यहां भी 2 हो जाएगी और यहां भी आपको सोडियम के 2 एटम लेने पड़ेंगे। यही कहानी सेम आप पोटेशियम के साथ दोहरा सकते हैं इसी कहानी को, कि अगर हम एथेनॉल की रिएक्शन पोटेशियम मेटल के साथ करें तो फिर वही बात हुई कि पोटेशियम मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगी, हाइड्रोजन की जगह पे खुद आ जाएगी। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3CH2O और K। अब आपने कहा कि ये CH3CH2O जो है इसे एथॉक्साइड बोलते हैं क्योंकि इसके साथ पोटेशियम लगा हुआ है, इसलिए अब की बार इसको बोलेंगे पोटेशियम एथॉक्साइड, पोटेशियम एथॉक्साइड, इसका नाम दिया जाएगा पोटेशियम एथॉक्साइड। आपने कहा कि हाइड्रोजन अभी वेट करेगी एक और हाइड्रोजन के रिलीज होने का, क्योंकि हाइड्रोजन एटम रूप में रिलीज नहीं होती है, वो मॉलिक्यूल रूप में रिलीज होती है, अणु रूप में रिलीज होती है। तो एक और हाइड्रोजन एटम कहां से मिलेगा? जब एक और एथेनॉल का कंपाउंड आपके पास रहेगा। 2 एथेनॉल के कंपाउंड हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम रिलीज हो गई और दोनों हाइड्रोजन एटम मिलके मॉलिक्यूल बना दिए और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो गए। ठीक, और यहां पर भी 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 आपको पोटेशियम की मेटल लेनी पड़ेगी। तो इस तरह से पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखा एथेनॉल की कि एथेनॉल मेटल के साथ जब रिएक्शन करता है तो मेटल का एथॉक्साइड बनाता है। जब धातु के साथ एथेनॉल रिएक्शन करता है, एथेनॉल की अभिक्रिया जब धातु के साथ होती है, मेटल के साथ होती है, तो मेटल का एथॉक्साइड बनता है। जैसे सोडियम मेटल के साथ हुई तो सोडियम एथॉक्साइड बना, पोटेशियम मेटल के साथ हुई तो पोटेशियम एथॉक्साइड बना। अब एथॉक्साइड क्या होता है? आपने कहा कि एथेनॉल से H को हटा दीजिए तो जो शेष पार्ट है वही एथॉक्साइड है। तो एथेनॉल से जब H को आप हटा देते हैं तो CH3CH2O ये जो पार्ट होता है इसी को एथॉक्साइड बोलते हैं। अब हाइड्रोजन को अगर सोडियम रिलीज किया, रिप्लेस किया, अगर हाइड्रोजन को सोडियम ने रिप्लेस किया तो ये सोडियम का एथॉक्साइड हो जाएगा, अगर पोटेशियम ने रिप्लेस किया तो पोटेशियम का एथॉक्साइड हो जाएगा। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख ली जिसे आपने कहा रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ रिएक्शन। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है उससे आप बोलते हो निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात हम लोग करने वाले हैं, निर्जलीकरण की बात करने वाले हैं। तो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिसे निर्जलीकरण भी बोलते हो आप, निर्जलीकरण भी बोलते हो, निर्जलीकरण भी बोलते हो। निर्जलीकरण का मतलब समझ लीजिए आप, निर्जलीकरण का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना, कि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो जल का अणु है उसे हटा देना। कहीं से भी अगर जल के अणु को निकाल देना तो वही डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है सीधे सीधे कि वाटर मॉलिक्यूल का हटना, वाटर मॉलिक्यूल को हटाना। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल, रिमूवल हो गया वाटर मॉलिक्यूल को हटाना, वाटर मॉलिक्यूल का हटना। कहीं से भी किसी भी कंपाउंड से अगर आप वाटर मॉलिक्यूल को खींच लेते हैं तो उससे आप कहते हैं कि हमने उस कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कर दिया। ठीक, अब डिहाइड्रेशन में क्या होता है कि डिहाइड्रेशन में कोई आपको रिएजेंट यूज करना होगा, निर्जलीकरण के लिए कोई निर्जल कारक रिएजेंट यूज करना होगा। तो सबसे बेस्ट निर्जल कारक जो एजेंट है
डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। तो जो सबसे बेस्ट रिएजेंट, एक यहां रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट यूज करेंगे है ना, रिएजेंट यूज करेंगे ना तभी ना डिहाइड्रेट होगा। अब रिएजेंट जो यूज करते हैं वो रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल सबसे बेस्ट निर्जल कारक है। रिएजेंट जिसे निर्जल कारक भी बोलेंगे, निर्जल कारक, तो सबसे बेस्ट निर्जल कारक जो है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। कंसंट्रेटेड H2SO4 सबसे बेस्ट निर्जल कारक है। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात आप समझ लीजिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खुले में इसके बिक्री पर रोक लगाई हुई है। अब देखें इसका काम समझें क्या है। जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, ये अगर बॉडी पर गिर जाए, अगर बॉडी पर हमारे कंसंट्रेटेड H2SO4 गिर जाए तो बॉडी से ये मॉइस्चर को कंप्लीटली हटा देती है, पूरी तरह से परमानेंटली मॉइस्चर यहां से हटा देती है। जो यहां की नमी होती है, जो वाटर होता है हमारी सेल्स में, इनको परमानेंटली हटा देती है, इनको हमेशा के लिए हटा देती है, जिससे सेल जल जाती है, बर्न्ट हो जाती है, जिससे जो हमारी त्वचा होती है, जो हमारी सरफेस होती है, वो पूरी तरह से जल जाती है, जिसे एसिड अटैक भी बोलते हैं। एसिड अटैक में ये होता है कि एसिड अटैक में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 फेंकते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 त्वचा में जहां भी पड़ता है, स्किन पे जहां भी पड़ता है, तो वहां की मॉइस्चर को कंप्लीटली हटा देता है, परमानेंटली हटा देता है वहां की मॉइस्चर को, जिससे वहां की त्वचा जल जाती है और काली हो जाती है। ठीक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया हुआ है इसके खुले में बिक्री के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि निर्जलीकरण क्या है। तो निर्जलीकरण का सीधा मतलब होता है किसी कंपाउंड से जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका रिमूवल, जो जल का अणु है उसको अगर किसी कंपाउंड से हम निकाल लेते हैं किसी भी मेथड से, तो वह उसका निर्जलीकरण कहलाता है। और किसी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल को खींचने के लिए एक एजेंट की जरूरत होती है, जिसे निर्जल कारक या डिहाइड्रेटिंग एजेंट कहते हैं। तो आप कहते हैं कि सबसे बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट या निर्जल कारक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, अब देखें इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। अब ये कंसंट्रेटेड H2SO4 जब एथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है तो कंडीशनल रिएक्शन होती है भाई, देख लेना ध्यान से। ठीक, यहां पर कंडीशनल रिएक्शन होती है C2H5OH, इसका डिहाइड्रेशन हम कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं। ठीक, यहीं पे ले रहे हैं एजेंट के रूप में। कंसंट्रेटेड H2SO4 ये एजेंट के रूप में यूज हो रहा है भाई, डिहाइड्रेशन कर रहा है इसका। ठीक, अब क्या होगा, अब ये देखना होगा हमको कि एक्सेस में कौन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर इथेनॉल एक्सेस में है, एक्सेस में है तो पूर्ण निर्जलीकरण नहीं होगा, अब की बार आंशिक निर्जलीकरण होगा, आंशिक निर्जलीकरण होगा, पूर्ण निर्जलीकरण नहीं हो रहा भाई अब की बार। कब? जब एथेनॉल एक्सेस में है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से ज्यादा है एथेनॉल, और कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में नहीं है, इसकी पर्याप्त मात्रा नहीं है, तो आंशिक निर्जलीकरण होगा। तो यहां पर अब की बार हमको मिलेगा, ये एथिल है ना, एथिल का एथॉक्साइड ईथर बना देगा, ये
ईथर बनाएगा। ईथर बनाएगा तो आपको जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H5O C2H5। ये ईथर बनेगा भाई अब की बार आपका, ठीक, ईथर बनेगा ये, और इसे आप बोलेंगे डाई एथिल ईथर। ईथर बन गया ये आपका, ईथर बन गया, ठीक। तो मेन प्रोडक्ट के रूप में आपका ईथर बना, और वाटर रिलीज होगा, डिहाइड्रेशन होगा, लेकिन पूरी वाटर आपकी रिलीज नहीं हुई, कंप्लीट वाटर आपकी रिलीज नहीं हुई। तो इस बात को याद रखिएगा कि एक्सेस में कौन है, एथेनॉल एक्सेस में है तो ईथर बन रहा है। अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 एक्सेस में है तब देखें क्या होगा। ये तो पहली कंडीशन रही जब एथेनॉल एक्सेस में हो गया। दूसरी कंडीशन, अब की बार भी हम एथेनॉल का ही डिहाइड्रेशन करा रहे हैं, और जो हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज कर रहे हैं वो है कंसंट्रेटेड H2SO4। अब की बार कंसंट्रेटेड H2SO4 आपकी एक्सेस में है, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपकी एक्सेस में है। अब की बार इसका पूर्ण निर्जलीकरण हो जाएगा, वाटर के सारे मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाएंगे, पूर्ण निर्जलीकरण हो जाएगा इसका। यहां पर वाटर के सारे मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाएंगे। जब वाटर के सारे मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए जाएंगे तो देखें एथेनॉल से वाटर का मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा, इसको देख लीजिए। ये एथेनॉल को हम लोग लिख सकते हैं CH2H सिंगल बॉन्ड CH2OH, ठीक, इस तरह से लिखा जा सकता है। देखो CH3 CH2OH, यहां से H रिलीज होगी अपना प्लस चार्ज लेके, यहां से OH रिलीज होगी अपना माइनस चार्ज लेके, और दोनों मिलके वाटर बना देंगे। जब H अपना प्लस चार्ज लेके जाएगी तो यहां पर CH2 पे माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और जब यहां से OH माइनस चार्ज लेके जाएगी तो इस CH2 पर प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। और प्लस माइनस अगर, ठीक, प्लस माइनस अगर तुरंत के मतलब एक साथ के कार्बन पर होते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये प्लस माइनस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, और जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, जिसे एथीन बोलते हो, ठीक है। तो इसका कंप्लीट डिहाइड्रेशन में आपने समझा कि हम लोग एथेनॉल को इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से जब एथेनॉल को लिखेंगे तो यहां पर H अपना प्लस चार्ज लेके जाएगा और OH अपना माइनस चार्ज लेके जाएगा। जब H अपना प्लस चार्ज लेके गया तो माइनस छोड़ के गया, OH अपना माइनस चार्ज लेके गया तो प्लस छोड़ के गया, और प्लस माइनस मिलके एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपका जो कंपाउंड बना वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना, जिसे आप बोलते हो एथीन। एथीन बना, कंप्लीट डिहाइड्रेशन हो गया, और वाटर पूरी तरह से अब की बार रिमूव हो गई, जल पूरी तरह से रिमूव हो गया, वाटर मॉलिक्यूल पूरी तरह से रिमूव कर दिए गए एथेनॉल से। तो इसे कहा जाता है पूर्ण निर्जलीकरण। तो हम लोगों ने डिहाइड्रेशन पढ़ लिया। तो डिहाइड्रेशन में आपने कहा कि डिहाइड्रेशन कुछ नहीं है, किसी भी कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है। वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देना किसी कंपाउंड से, उस कंपाउंड का निर्जलीकरण कहलाता है। अब वाटर कंपाउंड को निकालने के लिए कोई एजेंट चाहिए, जिसे निर्जल कारक बोलते हो या डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हो। तो आपने कहा कि सबसे बेस्ट निर्जल कारक जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो कंसंट्रेटेड H2SO4। और कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, जब एथेनॉल के साथ जोड़ा जाएगा तो ये वाटर को निकालने की कोशिश करेगा। अब यहां कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। कंडीशन ये अप्लाई हो जाएगी कि ज्यादा कौन है। अगर एक्सेस में कंसंट्रेटेड H2SO4 है तो वो सारी वाटर तो रिलीज कर देगा, सारी वाटर रिलीज कर देगा, और पूर्ण निर्जलीकरण इसको कर देगा, इसका पूर्ण निर्जलीकरण कर देगा, और एथीन आपके फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा आपको। लेकिन अगर ये
पूर्ण एक्सेस मात्रा में नहीं है, एक्सेस में कौन है, एथेनॉल, तो इसका पूर्ण निर्जलीकरण नहीं होगा, सारे वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज नहीं हो पाएंगे, कुछ वाटर मॉलिक्यूल शेष रह जाएंगे और जो ये एथेनॉल है वो एथेनॉल ईथर में चेंज हो जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा आपका। ठीक, अब देखें जो आपका कोर्स है, कोर्स में यही दो रिएक्शंस आपको दी गई हैं एथेनॉल की। अब देखें जो बच्चे केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं भाई, तो उनके लिए हम लोगों ने लैब मेथड भी लिया था, प्रिपरेशन मेथड भी लिया था, या अन्य भी कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज उनके नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे कंप्लीटली इसको पढ़ना चाहते हैं और इस लेवल पे कंपटीशन भी देना चाहते हैं, वो आगे के वीडियो को भी देख लें। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं इनको भी देख लीजिए। अब इसके आगे जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की। पहली प्रॉपर्टीज हम लोग रिएक्शन विथ मेटल पढ़े थे, दूसरी प्रॉपर्टी निर्जलीकरण पढ़े थे और तीसरी प्रॉपर्टी ऑक्सीकरण की पढ़ रहे हैं। ऑक्सीकरण की तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑक्सीडेशन में देखें, हम लोगों ने जब शुरू किया था तो हम लोगों ने कहा था कि जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखते हैं तो एल्कोहल आता है, एथेन, पहले क्या आता है, पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, एल्काइन के बाद हम एल्कोहल पे आते हैं। तो एल्कोहल के बाद हमको कौन कौन मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है, कीटोन मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में किया जा सकता है, एल्डिहाइड में, किस में किया जा सकता है, कीटोन में, किस में किया जा सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब हम एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं और एसिड बना सकते हैं अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें, यही ना हो सकता है। तो ऑक्सीडेशन से हम लोग इससे एसिड बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं और ईथर बना सकते हैं। तो पहला इसका ऑक्सीडेशन हम लोग देखते हैं। पहला ऑक्सीडेशन इसका है कि अगर हम एथेनॉल को क्यूप्रिक ऑक्साइड ना, एथेनॉल वाष्प, अब की बार ये वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में ली जा रही है। एथेनॉल जो है आपका, एथेनॉल वाष्प को गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड पर प्रवाहित करें, हम लोग हीट करें, ये गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड को हीट करें और इसकी जो वाष्प है एथेनॉल की उसको उस पर प्रवाहित कर दें, तब क्या होगा, तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसका ऑक्सीडेशन जो होगा एथेनॉल का, है ना, इसका एथेनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट इसका एल्डिहाइड मिलेगा। अब जो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा वो एथेनॉल का 2 कार्बन का एल्डिहाइड मिलेगा। तो अब की जो हमको प्रोडक्ट मिला वो मिला मेन प्रोडक्ट CH3CHO, मतलब एल्डिहाइड मिल गया। तो एथेनॉल से एथेनॉल हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये रिएक्शन हो जाती है कि एथेनॉल से आप एथेनॉल कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सीधे सीधे आप जानिए कि एथेनॉल की जो वाष्प है, एथेनॉल की जो वाष्प है उससे अगर हम गर्म कॉपर ऑक्साइड का क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ अगर प्रवाहित करते हैं, गर्म कॉपर ऑक्साइड से गुजारते हैं, तो फिर हमको एथेनॉल एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा, मेन सब्सटेंस के रूप में हमको एथेनॉल प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। अगली रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन की है उसको देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन की अगली रिएक्शन में क्या होता है कि एथेनॉल को का ऑक्सीडेशन कर दिया गया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया एल्कोहलिक KMnO4 ना, सॉरी एल्कलाइन KMnO4, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, या हम लोगों ने ले लिया K2Cr2O7। हम लोगों ने ऑक्सीकारक एजेंट की बात की थी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात की थी जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, ऑक्सीजन एक्सेस मात्रा में होती है, फिर ये ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। ऑक्सीजन जब रिलीज होती है, जो न्यू बॉर्न ऑक्सीजन होती है उसको ऑक्सीडाइज कर देगी। तो यहां पर अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं और एथेनॉल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो फिर हमको एसिड मिलता है CH3COOH। ये एसिड मिलेगा हमको एथेनोइक एसिड बोलेंगे इसे, एथेनोइक अम्ल बोलेंगे इसे। तो एथेनॉल का ऑक्सीडेशन एथेनोइक एसिड में हो गया। कब? जब हमने इसका ऑक्सीडेशन किया किसके साथ? क्षारीय KMnO4 के साथ या K2Cr2O7 के साथ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। ठीक, आगे देखते हैं। एक ऑक्सीडेशन में और प्रॉपर्टीज होती है जिसे आप एस्टरीकरण भी बोलते हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक प्रॉपर्टी इसे एस्टरीकरण भी बोलते हो भाई, एस्टरीकरण भी बोलते हो। एस्टरीकरण में क्या होता है कि आप एथेनॉल लेते हो, CH3CH2OH लेते हो और इसकी रिएक्शन एथेनोइक एसिड से करा देते हो, CH3COOH से करा देते हो। ठीक, आप एथेनोइक एसिड से एथेनॉल की रिएक्शन करा रहे हो, मतलब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप मिलाते हो, एथेनोइक अम्ल, तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है एस्टर, और इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। तो एस्टरीकरण रिएक्शन में क्या होगा? एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाए जाएंगे, फिर क्या होगा कि एस्टर का फॉर्मेशन होगा और ये जो रिएक्शन होगी इसी रिएक्शन को एस्टरीकरण कहते हैं। यहां पर देखो मेन हो क्या रहा है, यहां पर आपका OH है और यहां पर H है। ये HOH निकल के वाटर बना देंगे, HOH जब निकल के वाटर बना देंगे और ये दोनों कंपाउंड आपके कनेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों कंपाउंड आपके कनेक्ट हो जाएंगे। इसको नीचे मैं दिखा दे रहा हूं, CH3CH2OH और ये हो गया आपका HOOCCH3। यहां पर देखें ये वाटर रिलीज हो गई और ये दोनों आपस में जुड़ गए। ये दोनों जब आपस में जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3COOC2H5 और वाटर आपकी रिलीज हो गई थी। ये जो प्रोडक्ट बना इसी प्रोडक्ट को आप एस्टर बोलते हो और ये जो रिएक्शन कहलाती है ये रिएक्शन कहलाती है एस्टरीकरण। ठीक है, तो इस तरह से देखा हम लोगों ने कि हम लोगों ने आज एथेनॉल की पूरी बात की। ठीक, अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं एथेनोइक एसिड की, है ना। एथेनोइक एसिड की बात करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन